गुड इवनिंग ऑल। सानिल, केरला से बोल रहा हूँ। और हाँ, आज हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो डायबिटीज एक्चुअली, मैं सीधे डायबिटीज में जाऊं वो भी मुश्किल है। एक्चुअली हमारा एक एस्पेक्ट है ना, हम जो भी बात करते हैं हेल्थ से बात करते हैं। तो हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज बात करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। या फिर वो चैलेंजेस क्या आते हैं, और फिर जैसे रेणु एक्चुअली बीच में रोक दी थी कि ट्रेलर बता दिया और बाकी तुम बुक पढ़ लेना। बट ऐसे नहीं हो सकता ना इस इधर। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा टच करें सॉल्यूशन तक। ओके। तो उसके लिए पहले तो मैं एक स्लाइड शेयर करता हूँ। हाँ, डायबिटीज, द बिगिनिंग, चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन। ठीक है। बाहुबली की तरह नहीं है, इधर तीन पार्ट्स है। डायबिटीज से पहले मैं ये आपको बता दूंगा कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है। एक्चुअली हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम जो खाते हैं उसको खाना बोलते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जो चाहिए उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन में कुछ होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, कुछ होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए, और वो हमारी बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके। सो ये जो न्यूट्रिशन है, मैक्रो न्यूट्रिशन, उसमें हमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एक्चुअली 4 कैलोरी आता है, लेकिन फैट से हमें 9 कैलोरी मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअली हमारी बॉडी में जब नॉर्मल लेवल में मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है। अभी इस कार्बोहाइड्रेट में ही बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस हैं, जैसे कि सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब। ठीक है। हमें जो जैसे राइस, गेहूं, ये सब से जो मिलता है उसको नॉर्मली हम बोलते हैं नॉर्मल कार्ब, या उसको ग्लूकोज वैरायटी बोलते हैं। लेकिन जो फ्रूट से मिलता है उसको बोलते हैं फ्रक्टोज, और जो मिल्क से मिलता है उसको बोलते हैं लैक्टोज। ठीक है। इन दोनों का थोड़ा सा फर्क पिछले सेशन में, मैंने पिछले फ्राइडे को मैंने बता दिया था कि ये जो फ्रक्टोस है उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर या उसका जो बर्निंग टेम्परेचर है वो 110 डिग्री सेल्सियस है, जहां पे लैक्टोस का 210। और बीच में आता है जो हमारे सुक्रोस, ग्लूकोस वगैरह, उसके बीच में आता है। ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा क्या इस हमें डायबिटीज में ये कहाँ पे प्रॉब्लम करता है करके मैं थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन एक बात ये आप जानते होंगे कि हम अलग अलग तरह के बहुत सारे न्यूट्रिशन को ऑलरेडी जब बताते हैं तो उसमें बहुत सारे बोलते हैं कि ये एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब हमारे बॉडी में ये मिलना जरूरी है। सही बात है ना। हम बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, जैसे पानी एसेंशियल है, जैसे फैट एसेंशियल फैट है, फैटी एसिड्स। प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। विटामिन्स एंड मिनरल्स एसेंशियल है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को कभी हमने ये ऐसा सुना नहीं होगा कि ये एसेंशियल है। इसको जनरली नॉन एसेंशियल में ही मानते हैं। मतलब बिना कार्बोहाइड्रेट के भी हमारी बॉडी काम चला सकता है। ओके। ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इसका जो डाइजेशन है, हमारे अंदर में जो डाइजेशन प्रक्रिया जो है वो कुछ इस तरह से है। एक्चुअली उसको इंसुलिन चाहिए पहले, जो हमारी पैनक्रियास बनाती है। और वो इंसुलिन की मदद से कार्बोहाइड्रेट को जब डाइजेस्ट करेंगे, वो शुगर स्पाइक जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड शुगर लेवल का जो स्पाइक है वो बहुत ज्यादा देगा, जब एंड कम टाइम के लिए देगा। जबकि प्रोटीन का है तो थोड़ा ज्यादा स्पाइक नहीं देगा, लेकिन वो भी स्पाइक देता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम टाइम के लिए देता है। और फैट है तो बहुत ही कम स्पाइक है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए है। ओके। ये जो शुगर स्पाइक का मैं क्यों बताया, क्योंकि इसी तरह से हमारे जब बॉडी में ये डाइजेस्ट होता है, अब्सॉर्ब होता है, उस टाइम में हमारे बॉडी में किस तरह से टाइम मिलता है उसको पचाने के लिए, या उसको रीयूज करने के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होकर यूज करने के लिए। ठीक है। ये जो कैलोरीज है, ये हर एक
खाने में मिलता है। ऐसा नहीं है, जब हम पर्टिकुलरली कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेता तब तक ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट हर तरह के खाने में हमें मिलता ही है। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो 660 कैलोरी में एक छोटा सा एग्जांपल दिया, 660 कैलोरी प्लेट ए में हमने एक डाउनट डाउनट रखा है और एक स्निकर्स। प्लेट बी में सेम कैलोरी का है, लेकिन मैंने इधर रखा है कुछ फ्राइड फिश है, ब्रोकोली है, कैबेज है, और कुछ इस तरह के जो कॉम्बिनेशन जब मैंने इधर रखा वो भी 660 कैलोरी है और प्लेट ए में भी। इसको आप सोचिए कि इसको खाने में ज्यादा टाइम किस में लगता है, डाउनट में या ये जो मिक्स है? डेफिनेटली जो मिक्स वाला है उसको खाने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, और हमें थोड़ा उधर कॉन्शियस भी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर टीवी देख के भी इसको खा सकते हैं, नहीं, हमें थोड़ा सा सेलेक्ट भी करना होगा। माइंडफुलनेस बढ़ता है, हम जिसको खा रहे हैं उसको थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो 660 जो राइट साइड में रखा है ये हमारे लिए सूटेबल है। कैसे सूटेबल है उसको मैं अगले साइड में बताता हूँ। ये जो एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एम्प्टी कैलोरी। एक ग्लास में ऑरेंज जूस रखा है, दूसरे ग्लास में कोका कोला। अभी इसको आप देखिए, जो एम्प्टी कैलोरी क्या होता है, जो कोका कोला वगैरह जो ड्रिंक्स है उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ में जो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स वगैरह जो है वो नॉर्मली नहीं मिलता। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी बॉडी में, जैसे मैं इधर पिछले स्लाइड में दिखाया, इसी तरह से एक प्रॉब्लम है। वो हमारी बॉडी को पता चलता है कि इधर हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो मिल सकता था हमने लिया नहीं। ठीक है, अभी ये जो कैलोरी है हमारी बॉडी में जाने के बाद में क्या होता है उसको थोड़ा देखते हैं। हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारे फूड डाइजेशन एंड उसके एब्सॉर्प्शन वगैरह में हार्मोनल एज वेल एज एंजाइमेटिक फंक्शन करते हैं। एंजाइम्स का पर्पस भी पिछले हफ्ते में हमने थोड़ा सा टच किया था, जैसे कि कोई भी ग्लाइकेशन प्रोसेस है उसको हम कंट्रोल्ड वे में करने के लिए एंजाइम्स यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारे बॉडी करता है। अभी पैनक्रियास में क्या है, कुछ एंडोक्राइन पोर्शन है जो इंसुलिन जैसे हॉर्मोन्स बनाते हैं, और कुछ एक्सोक्राइन फंक्शन है जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। ओके, तो ये जो चीजें हैं हमारे बॉडी में अलग अलग तरह से काम करने से, जैसे हॉर्मोन से इंसुलिन हो गया कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, या तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर उसको हमारे स्टोरेज पर्पस के लिए काम आता है। ग्लूकोगॉन ग्लूकोगॉन स्टोरेज में जो ग्लाइकोजन है उसको वापस कन्वर्ट करके शुगर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। सोमेटोस्टैटिन, एमिलिन, ये सब पिछले एक क्लास में हमने टच भी किया था। जस्ट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि इस तरह के अलग अलग हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट कर देता है, और उस बैलेंस की वजह से ये सब कुछ अच्छा चलता है। ओके, एंजाइम्स में क्या है, लिपेज जो लिपिड्स का डाइजेशन एब्सॉर्प्शन में काम आता है, एमिलेज जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, प्रोटीएस जो प्रोटीन डाइजेशन में, ये सब काम आता है। तो ये सब जो चीजें हैं जब एक सही हेल्थी बॉडी में काम करते हैं तो सब कुछ फिट है। अभी पिछले क्लास में हमने सीखा था कि हमें एजिंग क्यों होता है या एजेस का प्रॉब्लम क्या है। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ग्लाइकेशन एक बार जस्ट मैं बता देता हूँ, ग्लाइकेशन वो चीज है जब हमारे बॉडी में हीट होता है, जो हमारे पचनाग्नि बोलते हैं। तो डाइजेशन के टाइम में जो हीट होता है, हीट के साथ में जब ग्लूकोज एज वेल एज शुगर मॉलिक्यूल एज वेल एज प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, उस टाइम में कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं जिसको बोलते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स है बेसिकली कहीं पर भी जाके टकरा सकता है, और वो प्रोटीन का अलग अलग जो शेप्स है उसको चेंज कर सकता है, और उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिंपल वे में इधर हमारी बॉडी में कैसे, कोई एक सेल मान लो, इस सेल में कैसे काम किया, उसका शेप पूरा चेंज किया, उसका जो नॉर्मल हेल्थी फंक्शनिंग है उसको चेंज कर दिया। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पर्टिकुलरली तब होता है जब शुगर लेवल ज्यादा होता है,
या फिर शुगर स्पाइक। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो उस टाइम में शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा होता है, और उस तरह के स्पाइक में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। और उस प्रॉब्लम में सबसे पहला आता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस वो चीज है जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी बराबर इंसुलिन बन रहा है, लेकिन उस चीज को शुगर या हमारे सेल्स सेंस नहीं कर पाते, उसको पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से पैनक्रियास और काम करता है और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। जब ज्यादा इंसुलिन बनता है तो उसके बावजूद भी यदि शुगर को सेंस नहीं किया तो ये एक कॉमन चीज हो जाता है, जबकि हमें पता चलता है कि हमारा फास्टिंग इंसुलिन लेवल जो है हाई है। और ये जो हाई होने की वजह से होता क्या है, ऑटोमेटिकली हमारे सेल उसको अनदेखा छोड़ देंगे। जब उसको अनदेखा छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली शुगर लेवल और बढ़ जाता है और हमें सबसे ईजिली वीकनेस महसूस होता है, सबसे ईजिली वीकनेस महसूस हो जाता है। ओके, साथ साथ में हमारे एक और हार्मोन है पैनक्रियास जो बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। अभी जब शुगर लेवल ज्यादा है और इंसुलिन होने के बावजूद भी सेल वीक हो जाते हैं, उस टाइम में ग्लूकागॉन बोलता है कि तुम और इंसुलिन और शुगर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए ग्लाइकोजन के ऊपर या लीवर में जाके काम करो। जब लीवर में जाके ग्लाइकोजन से बोलता है कि तुम अभी ग्लूकोज में बदल जाओ, तो वो बोलता है ठीक है। लेकिन ये शुगर, अभी लीवर देखता है कि शुगर लेवल ऑलरेडी आप पे, उस टाइम में वो ग्लूकागॉन को या पैनक्रियास को बोलता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म है उधर, ग्लूकागॉन को बोलता है कि अब तुम निष्क्रिय हो, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं ग्लूकागॉन सेंसिटिविटी। ये जो चीजें हैं कंटिन्यूस प्रोसेस में, इंसुलिन रेसिस्टेंस एज वेल एज ग्लूकागॉन सेंसिटिविटी, ये दोनों कंटिन्यूस प्रोसेस में जाके हमारे नॉर्मल सेल को इंसुलिन रेसिस्टेंट सेल बना देता है, जहां पे जो एक्चुअल काम होना चाहिए वो हो नहीं पाता। और इसके साथ साथ में जब हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन की लेवल जब ज्यादा हो जाता है, उस टाइम में वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को टच कर देता है, उसको अफेक्ट कर देता है। अभी इंसुलिन रेसिस्टेंस जब बॉडी में नहीं है, उस टाइम में मान लेते हैं कि हमारे हमने कुछ नॉर्मल खाना खा लिया जो स्लोली डाइजेस्ट होता है, उस टाइम में हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल जैसे जैसे बढ़ जाता है, उसी तरह से इंसुलिन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाता है, स्लोली डाइजेस्टेड फूड। लेकिन जब इजिली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है, उस टाइम में शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज्यादा बना दिया। और जब शुगर नहीं है, उस टाइम में भी इंसुलिन की मात्रा उसी ब्लड में रह गया। जब ये ज्यादा दिन तक रहता है, मान लेते हैं ये अप टू 13 ईयर्स, रिसर्च बताते हैं कि आपकी बॉडी में अप टू 13 ईयर्स इंसुलिन रेसिस्टेंस होने के बाद में बोलते हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट या टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो चुके हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 7 to 9 ईयर्स आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस था, और उसके बाद में जाके आपके बॉडी अभी डायबिटिक प्रोन या एक्चुअल डायबिटिक स्टेज में पहुंच गए हो। ओके, अभी इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सभी को टच नहीं करूंगा, जस्ट मोटे मोटे चीजें मैं इधर बता देता हूँ। मोर फैट डिपॉजिट हो जाता है, और जिसकी वजह से वेट गेन होता है। जब वेट गेन होता है, ऑटोमेटिकली आपकी ईस्ट्रोजन लेवल अदर हॉर्मोन्स को अफेक्ट करने लगते हैं। फैटी लिवर होता है, फैटी मसल्स होता है, फैटी पैनक्रियास होता है। जब फैटी मसल्स एंड फैटी फैटी मसल्स का मतलब क्या है कि आपके मसल्स में ज्यादा फैट डिपॉजिट हो गया, फैटी लीवर आपके लीवर में ज्यादा फैट डिपॉजिट हो गया, और ये बाकी फंक्शन को, उस ऑर्गन के बाकी फंक्शन को अफेक्ट कर देता है। और जब फैटी पैनक्रियास होता है तो क्या करेंगे, ये एक, मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि लीवर एंड पैनक्रियास का एक फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से ये जो लीवर में शुगर है वो जाके इवन पैनक्रियास में भी डिपॉजिट हो सकता है, जो नियर बाई बीटा सेल से, जहां से इंसुलिन प्रोडक्शन है। ऑटोमेटिकली वो टाइप 1 डायबिटीज में या इंसुलिन नहीं बनता है, उस कंडीशन में भी चला जाएगा, जहां पे हमें 3 या 4 बार इवन हमें इंसुलिन लेना पड़े। ओके, इसके अलावा दूसरा जो है कन्वर्शन ऑफ एंड्रोजन्स, उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से
एक्ने या फेशियल हेयर, इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स, इवन स्किन डिकलरेशन, इस तरह से बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये एक टोटल साइक्लिक प्रोसेस है जहाँ पे हमें इंसुलिन, पहले तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया जिसकी वजह से हमारे इंसुलिन बढ़ गया और ओबेसिटी हो गया, लेकिन बीच बीच में एक फैटी लिवर, इंसुलिन रेसिस्टेंट, हाई इंसुलिन, ये भी साइक्लिक मोशन चलता रहता है। और ये हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट हर जगह में जाके अफेक्ट करते हैं। जैसे ओबेसिटी हो गया, या स्किन टैंस हो गया, एक्सेस हंगर, ज्यादा भूख लग रहे हैं लेकिन इवन उसके बावजूद भी, खाना खाने के बाद भी टायर्ड फील हो रहे हैं, या स्लीपीनेस आफ्टर मील, लिबिडो कम होना, डिप्रेशन, पीसीओएस एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह में हर तरह के प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड इवन कैंसर रिलेटेड इश्यूज, ये भी होने में चांसेस है जब आप शुगर ज्यादा होते हैं आपके बॉडी में। और शुगर जब ज्यादा होते हैं उसकी वजह से इंसुलिन ज्यादा होते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। ये भी एक वजह है कि ये जो चीजें हैं हमारे बॉडी में हो। हम तो सिर्फ इतना देखा है कि हमने ब्लड शुगर चेक किया, फास्टिंग ब्लड शुगर इतना था और इसकी वजह से हमें बाद में ये सब हो सकता है, इसलिए मेटफॉर्मिन या दूसरा कुछ टैबलेट खाना जरूरी है, हमने तो सिर्फ यही देखा। लेकिन अंदर जो ऑलरेडी हो रहा है उस प्रॉब्लम को हम देख नहीं पाते, जिसके लिए हमारे हार्मोन ने एक रीजन बना हुआ है। तो इमिडिएटली हम क्या कर सकते हैं, एक तो टैबलेट खा सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा हमने जो कुछ अच्छी चीजें, अच्छे हैबिट्स हमारे लाइफ में ले आने का कोशिश किया, और जैसे कुछ अच्छे खाने, या फिर कुछ जैसे फैट ज्यादा है उस तरह के आइटम्स हमने छोड़ दिया। लेकिन हमने जो राइस रोटी खाना नॉर्मली नहीं छोड़ा, या हो सकता है कि हमने रिफाइंड ऑयल लेना छोड़ा नहीं, कुछ हॉर्लिक्स या इस तरह के जो न्यूट्रिशन है अलग से हमने लेने का कोशिश किया, क्योंकि हमने ऐड देखा बहुत सारा। लेकिन उन एडों से परे हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, आप ये देखिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए शुगर को नहीं, इंसुलिन को भी है। तो ऑलरेडी जो हाइपर इंसुलिनीमिया कंडीशन आ चुका है उसको रिवर्स जब तक नहीं करेंगे तब तक जो हमने डाइट में चेंज किया वो लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग टर्म के लिए हमें रिजल्ट नहीं देगा। डायबिटीज को अभी एट प्रेजेंट क्या मानते हैं कि वो सिर्फ कुछ जगह में नहीं है भाई, 2045 इस तरह से बोलते हैं कि सिर्फ इंडिया में ऑलमोस्ट 1.15 करोड़ जनता इसके शिकार होंगे। ये एक कम क्वांटिटी या कम साइज नहीं है, ये बहुत बड़ा साइज है। जब हम पर्टिकुलरली डायबिटीज के बारे में सोचेंगे तो डायबिटीज से वो अलग जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए वो भी बहुत ज्यादा है। अभी आप ये देखिए कि यदि ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है जो नॉन एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट की वजह से है, तो वो जो नॉन एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट को बंद करना सही नहीं रहेगा, बिल्कुल। और ये जो इंसुलिन या मेटफॉर्मिन वगैरह टैबलेट्स का इतना जब आविष्कार नहीं हुआ था, उसी टाइम से इसके बारे में स्टडीज हुआ है, 1960s 1900, मतलब शुरुआत में 1900 सेंचुरी के शुरुआत में ही इसके बारे में रिसर्च हुआ था, एंड डॉक्टर्स ने ये बताया था कि अभी हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डाइट को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके कार्बोहाइड्रेट को निकालेंगे। एंड वो एक हद तक सक्सेस भी हो रहा था। तभी मेटफॉर्मिन का या डायबिटीज टैबलेट का आविष्कार हुआ, जहां पे उन्होंने उस तरह के जो डाइट रिलेटेड स्टडीज है उसको बिल्कुल नकारा। एंड लोगों को वही चाहिए था, लोगों ने बोला कि अभी मेरे टेस्ट को आप छोड़ो मत, टेस्ट जैसे चल रहा है मेरे जीभ के लिए सही है, और उसी हिसाब से मैं इसको करने वाला हूँ, मैं एक टैबलेट खा लूंगा। इसी वजह से आजकल आपने ये भी देखा होगा कि शुगर फ्री शुगर, तो क्या मतलब है इसका सब एक्चुअली हमें पता नहीं चलता, एनीवे। बट इस प्रॉब्लम को हम क्यों इतना बड़ा कर दिया है, वो एक्चुअली हम जिम्मेदार इसमें नहीं है। हमने सिर्फ जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बोला है हमने वही सुना है, जैसे अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन हो गया, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी हो गया, ये जो चीजें हैं इन्होंने जो बताया है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वही हमने सुना है। लेकिन ये देखिए नीचे में आपने देखा होगा डैन एंड क्राफ्ट, टाइसन, यम्मी, केएफसी, ये सब जो है ऊपर जो लिखा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उसके स्पॉन्सर हैं। अब आप ये सोचिए
कि ये जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन किसके लिए बात करेंगे, हेल्थ के लिए बात करेंगे या इन ये जो लोग बोलते हैं जो केएफसी या फूड जो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है उनके लिए बोलेंगे। नेचुरली जो स्पॉन्सर है उनको वो लोग मना नहीं करेंगे। मैं नहीं बोलता कि वो लोग डायबिटीज को प्रमोट करें, एक्चुअली उनको क्या प्रमोट करना चाहिए, अमेरिकन डायबिटीज डायबिटीज को प्रमोट करें, अमेरिकन कैंसर कैंसर को प्रमोट करें, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हार्ट को प्रमोट करें क्या, या हार्ट अटैक, एक्चुअली उधर एक वर्ड उन्होंने शायद छोड़ दिया, हार्ट अटैक होना चाहिए क्योंकि वो लोग ज्यादा डिसीज ओरिएंटेड हो गए। एनीवे, नॉट वी विल नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट दम। लेकिन इधर आप ये सोचिए, पहले जब मैंने बताया था कि डाइट के रिलेटेड एक स्टडी था, उसके बाद में एक और स्टडी हुआ जो 1920s में था। इट वाज रिलेटेड टू आवर स्टमक। इसमें इन्होंने देखा कि जो की होल सर्जरी है उसके थ्रू भी पार्शियल रिमूवल ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक का एक पोर्शन निकाल सकते हैं, पर्टिकुलरली जो जिसको बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। तो इसमें ये जो पोर्शन रिमूव करने से हमारे स्टमक में जितना फूड रह जाता है वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमें महसूस होगा कि ये पेट भर गया है और फिर हमने खाना छोड़ दिया, ये कंडीशन आ जाएगा। और इससे क्या है, डायबिटीज में काफी हद तक रिजल्ट मिला। पर ये भी दो दो मेजर प्रॉब्लम इसमें था। एक है कि लॉन्ग टर्म में इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं मिला क्योंकि हमने अपना खाने का पैटर्न चेंज नहीं किया। दूसरा चीज ये है कि ये इन्वेसिव है, मतलब आपको काटेंगे, काटने के बाद में स्टमक का पोर्शन निकालेंगे, तो इसमें बहुत सारे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते थे। तो ये जो चीजें हैं हमने बाद में छोड़ दिया और टोटली टैबलेट्स में डिपेंड होना शुरू हुआ। अभी चैलेंजेस में, जैसे बिगनिंग क्यों डायबिटीज हुआ आपने देखा, चैलेंजेस में बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम जब आए तो उस टाइम में हमने उसके सॉल्यूशन देखना शुरू किया। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है 100% डायबिटीज रिवर्सिबल है करके या प्रिवेंटेबल है करके हम सीख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक ग्राफ दिखाया था ना, जहाँ पे 13 ईयर्स या 10 ईयर्स से ऊपर आपको लगता है एक्चुअल डायबिटीज स्टेज में जाने के लिए, तो ये जो है आपके लिए प्रिवेंटेबल एज वेल एज रिवर्सिबल हो सकता है। बट ये 6 महीने में रिवर्सिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, अलग अलग खाने में हमारे बॉडी में कैसे कैसे इंसुलिन का और शुगर का रेसिंग होता है, ये सीखने के लिए हमें इस तरह के कुछ टेस्ट चाहिए, क्राफ्ट टेस्ट बोलते हैं इसको। हम तो इवन फास्टिंग इंसुलिन अभी रिसेंटली जब हम चेक करते हैं तो तब भी डॉक्टर्स या लैब वाले बताते हैं कि नहीं ये क्यों जरूरी है, आपको तो फास्टिंग शुगर एंड HbA1c चेक करना चाहिए। ठीक है, वो लैब वालों को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसे एक टेस्ट है जो क्राफ्ट टेस्ट है, जो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में अहमदाबाद में, मतलब ये इतना कॉमन आज बना नहीं है, जहाँ पे हम खाने के बाद में पोस्ट पैंट्रियल बोलते हैं ना, तो जहाँ पे खाने के बाद में हमें किस तरह से इंसुलिन स्पाइक होता है, किस तरह से शुगर स्पाइक होता है, इसको थोड़ा सीख लें। जस्ट मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ इधर। हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, खाने को थोड़ा सा एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। ओके, इधर खाने में कैसे हम एडजस्ट करेंगे एक बार चेक कर लीजिए। मैं इधर से दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक टैंकर चला के, मैं ऐसे ड्राइवर, मैं टैंकर चला के, वो जिसमें फ्यूल है ऑलरेडी, उस फ्यूल को मैं लेके दिल्ली में कहीं पे मुझे पहुंचाना है। उस टाइम में मैं क्या करूंगा, एक्चुअली मैं टैंकर फुल करूंगा। मेरा खुद का पेट्रोल टैंक जो है, इधर एक छोटा सा पेट्रोल टैंक आप देखा होगा डीजल, इधर भी मैं अपना टैंक भरूंगा और मैं अपने जर्नी शुरू करूंगा। और शुरू करके इधर से मैं हो सकता है मैंगलोर या बैंगलोर पहुंचे, उस टाइम में मेरा पेट्रोल टैंक यदि खाली हो जाए तो उस टाइम में मैं क्या करूंगा, उधर नियर बाई जो पेट्रोल टैंक है उधर से पेट्रोल बंक है, उधर से मैं दोबारा इसको भरूंगा। राइट, मेरा जो छोटा टैंक है इसको भरने के लिए मैंने अपना खुद का जो बड़ा वाला टैंकर है उसमें से कभी भी ऑयल यूज नहीं किया। हाँ, इस तरह से मैं 4 बार 5 बार मैं दिल्ली तक पहुंचने से पहले इसको भरूंगा। लेकिन मेरे पास जो ऑयल है, एक्चुअली उधर जो दिल्ली में मुझे पहुंचाना है मैं उसको छूंगा नहीं। राइट, दिस हैपेंस टू अवर बॉडी। हमारे शरीर के साथ भी ऐसा होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे फैट है जो डिपॉजिट किया हुआ है शायद 10 साल से 15 साल से।
और हम क्या करते हैं कि हमने आज का खाना छोड़ दिया और फिर कल हम सोचते हैं कि हमारा बॉडी का पूरा फैट हजम हो गया होगा। होता है क्या? नहीं। उस टाइम में होता क्या है, एक्चुअली हमारी बॉडी उस तरीके से काम करते हैं कि कभी भी अपना टैंक का जो एक्चुअल टैंक में जो फैट है उसको यूज नहीं करते, उसको बचा के रखते हैं। हम नियर बाई पेट्रोल टैंक में या नेक्स्ट डे आप जब खाना खाते हैं उस टाइम में और स्टोर करने का कोशिश करेंगे। और इससे होता क्या है, एक्चुअली मेरे पास प्लान है, इंडिया में पूरा बंद चल रहा है, या फिर आप मान लो कि कहीं पर भी पेट्रोल टैंक अलग से नहीं है, पेट्रोल बंक नहीं है जहां से मैं रीफिल कर सकता हूँ। तो उस टाइम में मैं मैंगलोर पहुंचूंगा, तो उस टाइम में मेरे पास एक अलग से पाइप रखा होगा जहां से मेरा जो बड़ा टैंक है उसमें से मैं मेरे जो इंजन के लिए जहां पे डीजल भरा जाता है उधर के लिए अलग से मैं एक पाइप डाल के फ्यूल यूज करूंगा। इस तरह से जब तक मैं करने के लिए प्रिपेयर नहीं हूं तब तक मैं उधार लूंगा। कैसे? जैसे बैंक से है, मान लेते हैं मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 15 लाख का एक एफडी अकाउंट है, फिक्सेड डिपॉजिट है। और इस फिक्सेड डिपॉजिट को मैं कब ब्रेक करूंगा? मैं आज सुबह बस में जा रहा था, मेरा पर्स चोरी हो गया एंड मुझे इम्मिडिएटली पैसा चाहिए। मैं क्या ये 15 लाख का एफडी ब्रेक करके उसमें से 5,000 या 10,000 निकालूंगा क्या? नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं और किसी से उधार ले लूंगा और बोलूंगा कि अगले पेमेंट जब मिलेगा ना उस टाइम में मैं दे दूँ। एंड प्रैक्टिकली हमारी बॉडी भी यही करता है, वो बोलता है कि अगले बार ये जब खाना खाएगा ना उस टाइम में मैं वापस दे दूंगा। तब तक के लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट है जो उसको थोड़ा कम करो, मेरा खर्चा जो है थोड़ा सा कम करो, जब पेमेंट आएगा तब ज्यादा खर्चा कर लेना। एंड बॉडी ये प्रैक्टिकली करते हैं, तो उस टाइम में हमारा जो एफडी है या फैट डिपॉजिट जो है वो कभी रीयूज नहीं होता। ओके। इसमें सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल चीजें हैं। यदि डायबिटिक रिवर्सल आपको चाहिए तो उसमें से पहला है ईट रियल फूड। हम प्रोसेस्ड फूड की जगह में रियल फूड जब यूज करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए सबसे बढ़िया रहता है। जैसे रियल फूड और प्रोसेस्ड फूड में फर्क क्या है? एक तो उसमें प्रोसेसिंग का अलग आइटम्स बहुत हैं, इवन उसमें न्यूट्रिशन लॉस भी हो जाता है, इवन उसमें एजेस एडवांस्ड ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स भी हो जाता है उसमें। तो ये सब जो है हमारे रियल फूड में सबसे कम है, और वो हमारी बॉडी में उस तरह से है कि हम उसको पचा पाए। सेकंड, खाने का जो ऑर्डर है उसको थोड़ा मेंटेन कर लीजिए। ऑर्डर में क्या क्या आता है? सबसे पहले हमें सलाड्स खाना चाहिए। हम ये तीनों टाइम के लिए, आप यदि 2 टाइम खाने वाले हैं, दोनों टाइम के लिए 3 टाइम खाने वाले हैं, तीनों टाइम के लिए आप यही पैटर्न को फॉलो कीजिए। आप पहले सलाड्स खाएं, दूसरा प्रोटीन खाएं, तीसरा फैट खाएं एंड चौथा में कार्बोहाइड्रेट। ये जो पैटर्न है आपकी बॉडी में बहुत बढ़िया सा काम करेगा। लो फ्रक्टोज डाइट, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज उसमें स्लाइड में था। अभी आप जब फ्रक्टोज को थोड़ा अपने डाइट में कम करेंगे तो वो जो ग्लाइकेशन है वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है बॉडी का वो कम हो जाएगा। आप जब फूड सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आप देखिए कि उसमें लो जीए एंड लो जीएल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, ग्लाइसेमिक लोड भी हमारे बॉडी में सबसे कम देता हो, और उसमें जिसमें प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स सबसे कम हो, जैसे कि हमें मिलता है ना टिंड जूस वगैरह, उसको यूज न करें। इंटरमीडियंट फास्टिंग, इंटरमीडियंट फास्टिंग का जो पेट्रोल वाला टैंकर आपको अभी याद होगा, ठीक है, वो जो टैंकर की तरह ही है। हमें प्लान्ड वे में इधर से दिल्ली जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बस अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को कम किया और फिर हमने काम चलाया। नहीं, हम यदि अपना फास्टिंग विंडो को सेलेक्ट करें 16 आवर्स, 8 आवर्स या 12 आवर्स, 12 आवर्स भी, सबसे मिनिमम 12 आवर्स, 12 आवर्स, इसको भी यदि हम सेलेक्ट करें, यदि उसको हम कंटिन्यू पैटर्न में ज्यादा दिन तक चलाएं तो हमारी बॉडी के लिए सबसे फायदा होगा। ज्यादा दिन तक चलाएं, मिनिमम उसको 10 से 15 दिन मिनिमम चाहिए कि बॉडी को पहचानने में लगता है टाइम। फास्टिंग को बोलते हैं वॉलंटरी एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड। यदि हम वॉलंटरी इसको
खाएंगे, खाने को नहीं खाएंगे, उस टाइम में हमारी बॉडी को पता चलता है कि हाँ दिस इज द वे। फास्टिंग एक्चुअली एंजॉय करते करते खाने से, फास्टिंग करने से आपके बॉडी को वो पता भी चल जाता है, और बॉडी जहां से फैट को निकालना है वो निकालता भी है। एंड लास्ट में मैं ये बताऊंगा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने एक स्लाइड देखा होगा जहां पे आपके बॉडी में जो स्लो डाइजेस्टिव फूड है वो ज्यादा देर तक अच्छे से हमारे बॉडी का इंसुलिन को मेंटेन करता है। तो हाई फाइबर जो सोलबल फाइबर डाइट है वो हमारी बॉडी में अच्छा सा काम करेगा, उसके लिए सप्लीमेंटेशन हम जरूर ले सकते हैं। प्रोटीन, हमारे बॉडी में कोई भी हार्मोन एंजाइम्स जो भी है वो सब बनता है तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन से ही है। प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, प्रोटीन का जो चेन्स है, ये सब यदि सही से काम करेंगे तभी वो जाके हमारे बॉडी में अच्छा होता है। और ग्लाइकेशन जो इफेक्ट है ऑटोमेटिकली हमारे प्रोटीन को चेंज करते हैं, उसका शेप चेंज कर देता है। आपने देखा होगा सेल को कैसे चेंज करेंगे, उसी तरह से प्रोटीन से बना कोई भी चीज है उसको चेंज करने में बहुत आसानी है। लेकिन आप यदि उसको प्रोटीन को अच्छे से लेंगे, क्वालिटी वाला लेंगे, मेन क्या है आप कितने प्रोटीन खाए कोई नहीं पूछता, लेकिन किस क्वालिटी के खाए आपको जरूर देखना चाहिए। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स जरूर, क्योंकि आपके गट है ना, आपका गट सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, वो आपके डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज में बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। और यदि वो आपका रोल प्ले करने में मदद करेंगे तो उसके लिए बैक्टीरियाज का मदद लेना बहुत जरूरी है। और प्री एंड प्रोबायोटिक जो है हमारे अंदर में जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको एक सिम्बियोसिस, एक संतुलन में बनाए रखने के लिए बहुत बढ़िया सा काम करता है। अलग से और भी हर्बल सप्लीमेंट्स जो है हम ले सकते हैं और हमारे बॉडी में वो मदद करता है। ये सब का एक कॉम्बिनेशन जो है, यदि नेचुरल ऑर्गेनिक एंड ट्रस्टवर्थी सप्लीमेंटेशन है तो हमारे बॉडी में बहुत बढ़िया सा काम करेगा। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बैक टू होस्ट, यदि कुछ क्वेरीज है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं।